साथी हैं वो आके स्थान ग्रहण कर लें, उसको आज पूरा करें। और हमें बार बार ऐसा अवसर न आपको मिलेगा न हमें मिलेगा सर, क्योंकि अब खाने का टाइम होगा तो वो टाइम भी काफी टाइम हमारे पास है और आपने काफी समय डैश पे बैठ के दिया है, लेकिन आप समाज के लिए जो अलग जगह के जो लोग लेके चल रहे हैं सर, हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हम आशा रखते हैं कि भविष्य में आप एक बहुत ही आदिवासियत के योद्धा के रूप में समाज के सामने आएंगे। मैं जितने भी साथी इधर उधर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें, हाँ, ताकि ठंड से नहीं डरे। हम आग का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है और खासतौर से गंगा साहिब जी की प्रकृति ज्यादा ही मेहरबान है। मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं, सभी अपना स्थान ग्रहण करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद अशोक जी। मेरे सामने आपने बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर दी है कि आप 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, सर्दी बढ़ गई है और इतना सारा बोला जा चुका है। हीरा मीना जी ने तो पूरा इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र सब आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि इंश्योरेंस वाले मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो एक रिश्ता मुझे निकल आया इंश्योरेंस से। एक तो मैं बड़ा खुश हूं कि मैं बीमा कर्मियों के साथ हूं तो सुरक्षित हूं। दूसरा एक रिश्ता निकल आया, पता नहीं अशोक जी को मैंने कोई बताया या नहीं बताया, मैं भी खुद वो उस स्मृति को भूल गया था। जब मैं एमए में पढ़ता था, जेएनयू से एमए कर रहा था, तो मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एक परीक्षा दी। आपको बताया मैंने? नहीं बताया। मैंने परीक्षा दी, वो 2002 की बात है। उसका इंटरव्यू हुआ और उसका परिणाम 2003 के शुरू में आया और उसी दौरान जब वो परिणाम आया तो मैं पहली या दूसरी रैंक आई उसमें परिणाम में, और मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि घर वालों का प्रेशर था, नौकरी लगो जल्दी से, क्योंकि ये आगे की पढ़ाई सब बेकार है, नौकरी पहले होनी चाहिए। और मैं ज्वाइन करने जाना था, मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उससे ठीक पहले मेरा जेआरएफ हो गया। एक जेआरएफ होता है मास्टर्स के दौरान, आप परीक्षा दे सकते हैं दूसरे साल में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यूजीसी की तरफ से एक परीक्षा होती है, उसमें आपको फेलोशिप मिलती है। आजकल वो फेलोशिप 28,000 है, उस वक्त वो फेलोशिप 8,000 थी। तो मैंने पता किया कि यहाँ पे इंश्योरेंस में मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, तो वहाँ पे मेडिकल पोस्ट थी तो मुझे वहाँ 7,000 रुपये तनख्वाह मिलने वाली थी। तो मैं गया और मैंने उनसे निवेदन किया जहाँ पे ज्वाइन करना था कि अगर मैं ज्वाइन ना करूँ तो मेरी जगह दूसरे एसटी को मिल जाएगी नौकरी। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कोई आपका रिलेटिव है? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता कि मेरे बाद में कौन है, लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मतलब नहीं ज्वाइन करना चाहता, लेकिन आप अगले को जरूर दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वेटिंग वाले को मिल जाएगी। तो वो मैंने नहीं ज्वाइन की, क्योंकि जब मुझे फेलोशिप मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे उच्च अध्ययन करना चाहिए, नौकरी तो मिलेगी तो मिल ही जाएगी। और एक रिश्ता जो मुझे लगा कि एक इंश्योरेंस से मेरा रिश्ता कितना पुराना है, आप सोचिए कि आज हो सकता है कि मैं आपके इस परिवार का उस तरह से सदस्य होता, आप सबके बीच में मुझे आना ही था, आप सबसे जुड़ना ही था, आपका प्यार पाना ही था। इसलिए ये मुझे लग रहा है कितना प्यार आपने मुझे दिया है कि पहले कार्यक्रम में भी बुलाया, दूसरे कार्यक्रम में भी, अब तीसरे में नए वक्ता बुलाइएगा, क्योंकि आपके साथी नए वक्ताओं को भी सुनना चाहेंगे। हमारे साथियों ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही, मुझसे पहले जो वक्ता है उन्होंने काफी अच्छी बातें कही। खासतौर पर हमारे नौजवान साथी महेंद्र जी और रवि जी ने काफी अच्छी बातें कही, काफी स्पष्ट समझदारी उनकी है। और जो मैं कहता हूं हमेशा कि हाँ, स्त्रियों को भी आप सामने लाइए, तो हीरा मीना जी ने तो इतना जोरदार भाषण दिया ही। मैं गौतम जी का धन्यवाद करता हूं, गौतम जी जहां से मुझे सुन रहे हैं, कि उन्होंने हमेशा हर कदम पे उनको प्रोत्साहित किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसा हर पति को बनना चाहिए, ऐसा साथी हर किसी को मिलना चाहिए।
प्रियंका जी ने भी बड़ी अच्छी बातें कही और मैं उनके अंदर एक संभावना देखता हूँ कि पता नहीं क्यों हमारे समाज की महिलाएं, लड़कियां आगे नहीं आना चाहती। अगर वो आगे आएंगी तो जो बात हम कह रहे हैं वो वही बात कहेंगी तो भी उनको लोग ज्यादा गौर से सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हमसे अच्छा बोलेंगी, अच्छा प्रस्तुत करेंगी। इसलिए उनको आगे आना चाहिए। और बाकी भी जो यहाँ भागीदारी थोड़ी कम है लेकिन हम जोड़ें और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस लवरेज पाएं और आप समाज के सामने, समाज के मंचों पे बात रखें। क्योंकि जैसे यहाँ पे हॉस्टल बना है तो कई लोगों ने कहा कि हमको महिला वक्ता चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में बोलने के लिए, लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए। तो कई फैकल्टी मेरे परिचय में है जो महिलाओं की असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं, लेकिन वो बोलने से हिचकती है। जबकि हफ्ते में 18 घंटे वो पढ़ाती हैं क्लास में, लेकिन सामाजिक मंचों पे नहीं बोलना चाहती। सामाजिक मंचों पे भी बोलना चाहिए ताकि नई पीढ़ी आपसे प्रेरणा ले सके, आगे बढ़ सके और खुद को मजबूत कर सके। तो जो बातें की गई, मंच के शेष वरिष्ठ सदस्यों ने भी बहुत अच्छी बातें कही और उसमें हम सामान्य तौर पे दो अलग अलग निष्कर्षों की तरफ पहुंचते हैं। जब हम मीणाओं के बारे में बात करते हैं, आदिवासियों के बारे में बात करते हैं, तो या तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं कि हम बहुत उत्पीड़ित हैं, बहुत हमारे साथ में अत्याचार हुआ है, बहुत पिछड़े हैं, हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाए, वहां पे नहीं पहुंच पाए, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। दलितों के मामले में भी ये बात है, लेकिन आदिवासियों के साथ और खासतौर पे मीणाओं के साथ ये बात ज्यादा है कि हम इस तरह के निष्कर्ष पे या तो पहुंचते हैं या हम इसके एकदम विपरीत दूसरे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जितने भी मलाईदार पद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जगहें हैं, वहां सब वो उन पे मीणा काबिज हो गए हैं। वो हम नहीं पहुंचते। सामान्य तौर पर या तो दूसरे ट्राइब पहुंचते हैं या नॉन ट्राइब जो सवर्ण लोग हैं वो पहुंचते हैं कि मीणाओं ने सारा आरक्षण का फायदा मीणाओं ने उठाया है, इसलिए अब इनको हट जाना चाहिए। अक्सर ऐसा आपके सामने या तो कह देंगे या पीठ पीछे तो वो कहते ही हैं। मित्रों, सच इन दोनों निष्कर्षों के बीच में है। ना तो ये सच है कि हम एकदम पिछड़े हैं और ना ही ये सच है कि हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम जानते हैं, दरअसल हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इसकी वजह ये होती है, इस निष्कर्ष की वजह ये होती है कि हम अधिकांश लोग जो अब तक जो नौकरी लग चुके हैं, जॉब में आ चुके हैं या विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो अधिकांश लोग मीणा सरनेम का उपयोग करते हैं। हमारी जनसंख्या भी अच्छी खासी है। अगर आदिवासियों में देखें तो हम दूसरे तीसरे नंबर पे हमारी पॉपुलेशन है, अच्छी खासी हमारी जनसंख्या है और हम सब के सब जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो मीणा सरनेम लगाते हैं, इसलिए आसानी से आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, आसानी से पता चल जाता है कि अच्छा ये लोग मीणा समुदाय के हैं। लेकिन जो दूसरे समुदायों के लोग हैं वो अपना कोई गोत्र या किसी और सरनेम का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग सर्विसेज में नहीं है, वो भी सर्विसेज में हैं, लेकिन आप किसी एक कम्युनिटी को चिन्हित नहीं कर पाते क्योंकि वो उसी एक कम्युनिटी के लोग अलग अलग सरनेम का उपयोग करते हैं। तो हम बच्चों के साथ ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ में या तो सरनेम ना लगाएं या उनके गोत्र सूचक या कोई और अपनी मर्जी से भी सरनेम आप लगा सकते हैं और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इससे आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, समुदाय का प्रमाण पत्र है, वो वही रहेगा। आप सरनेम बदलने से आपका सर्टिफिकेट नहीं बदलेगा, इसलिए इस सरनेम से हमको शायद मुक्त होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन आंशिक सच इस बात में भी है कि हाँ, मीणा कुछ क्षेत्रों में नहीं है। जैसे जुडिशरी का क्षेत्र है, यादराम जी के अलावा कोई ऐसा बड़ा चेहरा हमें नहीं दिखाई पड़ता जो न्यायिक सेवा में हो। आरजेएस में काफी आजकल मैं देखता हूँ नौजवान नवयुवतियां चुने जा रहे हैं आरजेएस में, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी पहुंच पाएंगे इसकी उम्मीद मुझे नहीं दिखाई पड़ती। उनमें से कुछ एक लोग निकल जाए तो निकल जाए, बाकी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें हमारे आका नहीं बैठे हुए जो वहां हमें नियुक्त करेंगे। इसी तरह से मीडिया का क्षेत्र है। मीडिया में भी मोहर सिंह है, मेरे दोस्त हैं, वो दैनिक भास्कर में काम कर चुके हैं, अभी आजकल बीबीसी के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं और भी संस्थाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे गिने चुने लोग हैं। मेरे एक दोस्त इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस कितना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है मीडिया के क्षेत्र में, आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे। लेकिन समाज में, हमारे समाज में स्टीरियोटाइप्स है जिसकी वजह से हमारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे। हमारे समाज में कुछ पूर्वाग्रह हैं जिसकी वजह से हम नए क्षेत्रों का चयन नहीं कर पाते। हम सब लोग आईएएस या आरएएस बनना चाहते हैं। आईएएस आरएएस तो बहुत है, उन्होंने क्या कर लिया समाज के लिए, कुछ किया क्या? मुझे तो कोई खास उल्लेखनीय दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए उसके पीछे मत भागिए आप, और क्षेत्र बचे हुए हैं उनमें काम कीजिए। जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। उनका रिश्ता टूटने के कगार पे सिर्फ इसलिए कि लड़की वालों को बाद में पता चला विवाह के बाद में कि वो सरकारी नौकरी नहीं करते। अरे सरकारी नौकरी, आप गैंगमैन को तो प्रतिष्ठा की चीज मानते हैं, कांस्टेबल को प्रतिष्ठा की चीज मानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काम करने वाले को आप ये समझते हैं, कमतर समझते हैं। तो इस तरह के पूर्वाग्रहों से मेरे ख्याल से निकलना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही सम्मानित एक समाचार संस्था है। ऐसे हमारे लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके अंदर भी ये बात होती है कि जब भी रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ते में जरूर लड़की वालों की तरफ से ये आपत्ति आती है। लड़कियां भी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है उनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय हमारे समाज में नहीं है, हमें इसे बदलना होगा। अब ये दोनों जो निष्कर्ष मैंने बताया कि दो निष्कर्षों पे, दो अतिवादों पे हम पहुंचते हैं, तो सच उनके बीच में छिपा है। उस सच को हमें समझने की आवश्यकता है। और वो सच क्या है कि आदिवासी समाज के समक्ष चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों की हमको संक्षेप में यहाँ चर्चा करनी चाहिए। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आपकी परीक्षा और नहीं लेना चाहता। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, ठंड भी लग रही है और खाने का वक्त भी हो गया है। एक चुनौती तो ये है कि देखिए, चुनौती क्या है, एक मैं आपको जैसे मैंने पिछली बार शायद सुझाया हो या जिसकी तरफ इशारा अफरोज भी कर रहे थे, अभी कोटपुतली में प्रोग्राम था, कोई महिला मंच पे नहीं थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इसको थोड़ा संशोधित कीजिए, आप महिला को भी बिठाइए। ये कई जगह पे मैं आग्रह कर चुका हूँ और इसका थोड़ा बहुत बदलाव तो दिखाई पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। और महिलाओं को भी हमको जगह देनी चाहिए। आदिवासी की अगर हम बात करते हैं, सम्मानजनक जगह देनी चाहिए, और बल्कि देनी चाहिए ये कहना अपने आप में भी एक श्रेष्ठता बोध है, इससे भी हमें बचना है। देनी चाहिए नहीं, उनकी जगह है, उनको बैठना ही है यहाँ पे, ये उनकी जगह है। उस तरह से यहाँ पर हमने नाम रखा आदिवासी बीमा कर्मी विचार मंच। लेकिन प्रश्न ये है कि हम शेष आदिवासियों को क्यों नहीं अपने साथ शामिल कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ इसकी जगह पे हमको लिखना चाहिए मीना बीमा कर्मी विकास विचार मंच? क्या कोई भी भील हमारे साथ में क्यों नहीं है? क्या कोई भी भील बीमा के क्षेत्र में काम नहीं करता? क्या कोई भी गरासिया काम नहीं करता? कोई भी कथौड़ी या कोई और समुदाय का आदिवासी सहरिया तो शायद नहीं होंगे, वो तो प्रिमिटिव ट्राइब हैं और उनमें शायद इतनी नौकरियां या इतने इस स्तर तक पहुंचे हुए लोग ना हो। लेकिन हमें, अगर हम आदिवासी पद का प्रयोग करते हैं तो हमको शेष आदिवासियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए। ये जोड़ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएं, ये जोड़ना इसलिए भी जरूरी है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम आगे बढ़ गए, जैसे हम अब छोटे भाई बहनों के प्रति एक जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम आगे बढ़ गए तो हमारे छोटे भाई बहनों के प्रति, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव के जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनको अपने साथ लेकर के आएं और उनको बताएं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, ये इस दिशा में आपको पढ़ना चाहिए, इस दिशा में आपको करियर तलाशना चाहिए। वैसे ही हमें दूसरे आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला जब सम्मेलन होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, तो हम तलाशेंगे, इसी जयपुर में जरूर कोई ना कोई भील समाज के लोग होंगे, कोई ना कोई गरासिया होंगे या सहरिया होंगे या कथौड़ी होंगे जो यहाँ पर किसी और दूसरे क्षेत्र में भी काम करते हो। हमें रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, जैसे हम सवर्णों से अपने रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं, ऐसे भील भी अगर हमसे अपने रिप्रेजेंटेशन की मांग करने लगे और करने लगे हैं। आपने देखा कि समता आंदोलन समिति ने भीलों का उपयोग करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मीणाओं के खिलाफ केस डाला हुआ है। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हम में आपस में सामंजस्य नहीं है, हम में साथ लेके चलने का भाव नहीं है। ये अपने आप में जिन चुनौतियों की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो बात की शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं
कि हमें दूसरे आदिवासियों को भी साथ में लाना है, हमें महिलाओं को भी साथ में लाना है। जो हिंदूकरण की बातें काफी हीरा जी ने कही, उससे पहले के वक्ताओं ने भी कही, वो निश्चित तौर पे एक समस्या है। उसको हिंदूकरण कहने की बजाय जो एक सोशियोलॉजिकल एक टर्म है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, वो एक एप्रोप्रिएट टर्म है उसके लिए। एक आप कह सकते हैं एक अवधारणात्मक, एक वैचारिक शब्द है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे आचरणों को अपनाते हैं, ऐसे रीति नीति व्यवहार को अपनाते हैं जो हमसे ऊंचे समझे जाने वाले तबके जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम भी ऊंचे बनना चाहते हैं। दरअसल हमारे जीवन में, चाहे हम आदिवासी खुद को कह रहे हैं आज, 10 साल पहले नहीं कहते थे, लेकिन हम सबके जीवन में एक असमानता का विषाणु, ये वायरस, कोरोना का वायरस तो कुछ भी नहीं है, जो असमानता का वायरस हमारे जीन में एक जीन का हिस्सा बन चुका है, उसमें अंदर तक घर कर चुका है, उसकी वजह से हम कोई ना कोई हायरार्की, कोई ना कोई पदानुक्रम, यानी कोई ना कोई ऊंच नीच हमेशा चाहते हैं। और उसी की वजह से हम किसी को दूसरे पद वाले को हम नीचा करके देखते हैं, और हम खुद श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। या तो हम श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त रहना चाहते हैं या हीनता बोध से ग्रस्त रहते हैं। कभी हमको लगता है कि हम तो बहुत पीछे हैं, फला आदमी आगे निकल गया, वो क्यों आगे बढ़ गया, ये एक तरह का हीनता बोध है। कभी हमको लगता है कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, वो एक तरह का श्रेष्ठता बोध है। जो आपका हीनता बोध है वो आपको ऐसे आचरणों को अपनाने के लिए मजबूर करता है जो आपके पुरखों ने नहीं किए, लेकिन जो साइंटिफिक भी नहीं है। पुरखों ने तो पढ़ाई भी नहीं की, ठीक बात है, आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई पुरखों ने तो हमारी पढ़ाई भी नहीं की, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं देखे, ये सर्विसेज भी नहीं देखी, हम क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमको चुनना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में हमें चुनाव करना होगा। आपने पढ़ाई की, अच्छे पदों तक पहुंचे, ये तो आपने एक अच्छा चुनाव किया, लेकिन आपने पढ़ करके क्या हासिल किया, आपका आचरण किस प्रकार का है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मसलन उदाहरण के लिए आप देखें, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ का फर्क आप देखिए, और जिसकी प्रक्रिया में वो संस्कृतिकरण भी आ जाएगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति क्या करता है, बहुत सरलता से जीवन जीता है, दिखावे में कम यकीन करता है, और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा करके और जैसे तैसे सामान्य घरों में उनकी शादी करके और अपना जीवन पूरा कर लेता है, सार्थक समझता है। एक पढ़ा लिखा नौकरी वाला व्यक्ति क्या करता है, हमारे समाज का, वो अपने बच्चों को बाकी बच्चों के साथ में उठने बैठने में संकोच करता है कि अपनी क्लास मेंटेन करो, बराबर वालों के साथ बैठो, उससे नीचे नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ बहुत जब मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मैंने खासतौर पे आप इतने लोगों से मिलना होता है, मैं देखता हूँ कि जो नौकरी वाले मीना हैं, उनके बच्चे किसानों मजदूरों के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं रखते हैं, दलितों के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं रखते हैं। वो समझते हैं कि किसान बहुत चालाक होते हैं। नौकरी वाले जो मीना है उनके बच्चे कि आरक्षण तो बेकार चीज है, आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन ये भी कहेंगे आरक्षण तो ठीक चीज नहीं है, इससे समाज में असमानता आती है। अरे भाई आप क्यों ले रहे हो? आप आज जो कुछ हो वो इसी की वजह से हो। तो ये जो हीनता बोध या श्रेष्ठता बोध से हम ग्रसित है, इसको हमें बहुत ज्यादा संशोधित करने की आवश्यकता है। जो पढ़े लिखे होने का तात्पर्य ये नहीं कि हम दहेज की ज्यादा मांग करने लग जाएं, और ये सच है हमारे समाज का, पूर्वी राजस्थान के मीनाओं का ये सच है कि वो सबकी रेट फिक्स कर रखी है। ये गैंगमैन की रेट है, ये प्राइमरी टीचर की है, ये सेकंड ग्रेड वाले की है, ये फर्स्ट ग्रेड वाले की, कॉलेज लेक्चरर की है, ये डॉक्टर की है, ये इंजीनियर की है। ये आदिवासियत है। पढ़ लिख कर आपने यही हासिल किया है। मेरे ख्याल से इसमें हमको आत्मालोचन करने की आवश्यकता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म की आवश्यकता है, क्योंकि हम ऐसे मंचों पे अक्सर क्या करते हैं, दूसरे समाज को दोषी बता देते हैं कि उसमें बहुत खामियां हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये किसने किया है? ये आपका पैदा किया हुआ है, आप इसको बढ़ा रहे हैं। आप क्या करेंगे उस पैसे का अगर आप अपनी आदिवासियत से दूर जाते हैं, आप अपने मूल्यों से, अपनी ईमानदारी से दूर जाते हैं? बहुत सारे लोग घूसखोर बन गए, वही घूसखोरों ने समाज में दहेज को बढ़ावा दिया है, और वही क्या करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी तो अनपढ़ थे, खेती करते थे, तो स्कूल में नाम लिखाने गए। उन्होंने जिस दिन नाम लिखाने गए,
कि भाई उन्होंने पूछा किचन में कितने साल का हो गया बच्चा, कि 5 साल का हो गया। तो वो जिस तारीख को, जुलाई के महीने में जिस तारीख को नाम लिखाने गए, 5 साल उस दिन से लिख दिया, वही मेरा जन्मदिन बन गया। लेकिन आज आप ठीक है, आप जन्म की समय और तारीख नोट कर रहे हैं, कुंडलियां बनवा रहे हैं, जन्म पत्री बनवा रहे हैं, जन्म पत्री मिलवा रहे हैं, क्या होगा उससे? ये आपकी वैज्ञानिकता है? ये सब ढोंग है, इसको छोड़ दीजिए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपने घर लिया, मुहूर्त करवाने के लिए पंडित जी को बुला रहे हैं, फिर गृह प्रवेश के लिए अलग बुला रहे हैं, फिर ये कोई और संस्कार आ गया। हमारे पुरखों ने तो नहीं किया सब, ये सब कर्मकांड है। आपको, अगर आप आदिवासियत को मानते हैं तो आपको वैज्ञानिक चेतना के साथ आगे बढ़ना होगा। वैज्ञानिक चेतना और कर्मकांड में हमेशा फर्क करना होगा, तभी हम उस समाज को, देखिए हम ठीक कहा, हीरा जी ने कहा और पहले के कई वक्ताओं ने कहा, हरिराम जी ने भी कहा, अगर हम आदिवासियत से दूर होंगे तो हम अपने सारे अधिकारों को खो देंगे, अपने इतिहास को खो देंगे, अपने पुरखों के से साथ हमारा रिश्ता टूट जाएगा, और हम सामाजिक न्याय के जो विभिन्न प्रावधान है उनके तहत जो उनको आप कह सकते हैं कि सरकार ने या संविधान सभा ने हमें विशेषाधिकार दिए हुए हैं, उन सब विशेषाधिकारों को भी खो देंगे। हम अपने सहयोगी आदिवासियों का विश्वास खो देंगे। इसलिए मित्रों, इन सब प्रश्नों पर बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि हम तो पढ़ लिख लग गए, हमारी नौकरी लग गई, तो अब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस श्रेष्ठता के दावे को देखिए, हम जब बात करते हैं थोड़ी सैद्धांतिक बात हो जा रही है, लेकिन जो गैर आदिवासियों के दर्शन है, जो फिलॉसफीज हैं, उनसे जब आदिवासी फिलॉसफी को हम अलग करते हैं तो बहुत बड़ा एक फर्क है। क्या फर्क है? हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार 84 लाख योनियां मानी गई हैं और 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये एक धारणा है, आपने सुना होगा, और बहुत सारी कथाओं में, जो धार्मिक कथाएं आप सुनते हैं उनमें लोग बात करते हैं कि भाई मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और इस दंभी दावे को लगातार दोहराया जाता है, खासतौर पर उच्च जातियों के द्वारा। लेकिन दुनिया भर की किसी भी आदिवासी समुदाय में इस दावे से कोई सहमति नहीं है। आदिवासी इस दंभी दावे को खारिज करते हैं। आदिवासी ये मानते हैं कि सिर्फ मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ नहीं है, दुनिया के सभी प्राणी महत्वपूर्ण है, दूसरे जीव जंतु महत्वपूर्ण है, नदी नाले पहाड़ भी महत्वपूर्ण है। आपने नियमगिरी के बारे में सुना होगा जरूर। वेदांता वहां पर एक फैक्ट्री लगाना चाहता था। वेदांता बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब जानते हैं, आयरन और स्टील वगैरह के क्षेत्र में काम करते हैं वो। वो उड़ीसा में एक नियमगिरी पहाड़ है। नियमगिरी में कौंद, डोंगरिया कौंद नाम के आदिवासी रहते हैं। वेदांता ने वहां पर अपना फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, तो कुछ एनजीओज की मदद से डोंगरिया कौंद ने अपनी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर की और कहा कि भाई हम ये फैक्ट्री नहीं चाहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करते हैं, वहां पर इसके प्रभाव क्षेत्र में जहां पर एक फैक्ट्री लगने वाली है, जो जमीन एक्वायर की जाएगी, जिसका जमीन ली जाएगी, वो उसमें 12 ग्राम सभाएं हैं। चलिए ऐसा करते हैं, उन 12 ग्राम सभाओं से हम पूछते हैं, वो 12 ग्राम सभाएं जो कहेंगी वही हम करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ये अधिकार देता है आदिवासी क्षेत्रों को, जो 5वीं और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र के इलाके हैं उनमें, कि आपको ग्राम सभाओं से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पूछेगी कि कोई जो विकास की योजना है या सरकार की कोई भी योजना वहां पर आएगी या नहीं आएगी। तो उन 12 ग्राम सभाओं से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के ने उनकी राय मांगी। 12 की 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से कहा कि नियमगिरी हमारा पिता है और ये वर्षों से हमारा संरक्षण करता आया है, हम इसको नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते, हमको आपके मुनाफे में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये आदिवासी दर्शन है। क्यों? क्योंकि उस नियमगिरी के साथ जो एक पिता और बच्चे का जो रिश्ता है, नदियों के साथ जो माँ का रिश्ता है, वो एक आदिवासियत का रिश्ता है। अगर आदिवासी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते, आपको ये बात बहुत अटपटी लग सकती है
लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप मनुष्य केंद्रित विकास करेंगे, और जो हमने किया है, पूरी दुनिया ने किया है, हमारा सारा डेवलपमेंट प्रोसेस, आज हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम मनुष्यों के विकास की बात करते हैं, मनुष्यों को और ज्यादा सुख सुविधाएं देने की बात करते हैं। तो ये मनुष्य केंद्रित विकास का ही परिणाम है कि या तो हम कोरोना वायरस से मरेंगे, या हम किसी धुएं से मारे जाएंगे, या हम परमाणु बम से मारे जाएंगे। पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने इस जो आदिवासी दर्शन के हर आप कह सकते हैं हर धड़कन में एक जो विचार शामिल है, वो विचार है बायोडाइवर्सिटी की रक्षा, इस पूरी सृष्टि की रक्षा, जैव विविधता की रक्षा। उसको हमने छोड़ दिया। हम मनुष्य केंद्रित अपना विकास करना चाहते हैं, मनुष्य को और सुविधाएं मिले। क्या करेंगे इतनी सुविधाओं का जब पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी? मित्रों, हमारा दर्शन दुनिया के श्रेष्ठ दर्शनों से बेहतर है, और मैं दावे और अध्ययन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दर्शन पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बचाने की बात करता है। किसी एक कौम को नहीं, किसी एक प्रजाति को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की हर चीज को बचाने की बात करता है, और वास्तव में समानता पर आधारित है। लेकिन हमने दूसरे समाजों से क्या सीखा? हमने दूसरे समाजों से सीखा कि पहले तो दहेज लो, और दहेज कम मिला है तो लड़कियों को प्रताड़ित करो, प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दो। ये हमने दूसरे समाजों से सीखा है। कि क्या ये आदिवासियत है? नहीं। इसलिए इसको आप छोड़िए। हम दलितों के साथ भेदभाव करते हैं, उनसे खुद को अलग समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो हम किसी ना किसी हीनता बोध या श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त हैं। हम किसी के जैसे बनना चाहते हैं और किसी को अपने नीचे चाहते हैं हमेशा। मित्रों, जब तक हमारे डीएनए में से इस विषाणु का अंत नहीं होगा, तब तक हम आदिवासियत के आधार पर समाज नहीं बना पाएंगे। जो ये संस्कृतिकरण है, जिसमें हमने ऐसे कर्मकांडों को अपने जीवन में अपनाया है, जिसको हम समझते हैं कि हमारी प्रगति की निशानी है। आपको इस जयपुर में, इसी इलाके में, यहीं सिद्धार्थ नगर में, आसपास में कल परसों रोजाना वो आपको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते दिख जाएंगे जो पूरे कर्मकांड भरे हुए कार्यक्रम है, और हम सब बहुत खुशी खुशी उसमें शामिल होते हैं। हम कलावा बांधने को अपने गौरव की अभिव्यक्ति मानते हैं। कैसा कलावा? आप इन पुरखों से पूछिए कि क्या 5 पीढ़ी पहले वो कलावा बांधते थे, और कलावा बांधते वक्त कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है? क्या वो मंत्र आपको बराबरी का अधिकार देता है? जिन कर्मकांडों को अपनाने जा रहे हैं आप, आपके जीवन में जो अपना रहे हैं, वो क्या कर्मकांड आपको बराबरी का अधिकार देते हैं? नहीं देते। फिर कुछ लोग एक रास्ता दिखाएंगे कि फिर संविधान का रास्ता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रास्ता। मैं कहूंगा कि आदिवासियों का रास्ता उससे भी बड़ा है। संविधान का भी रास्ता हमारे पास है, लेकिन हमारे पास में उससे पुरानी परंपराएं हैं, बराबरी की परंपराएं हैं, बेहतरीन परंपराएं हैं। उन परंपराओं को हमको याद करना है, उन परंपराओं को हमको संजोना है। हीरा जी ने ठीक कहा, हमारे पास बहुत भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। उन संस्कृतियों को अगर हम संजोएंगे नहीं तो हम अपनी आदिवासियत को खो देंगे। हमें आदिवासियत को बचाना है तो सबको बचाना है। हमें निश्चित तौर पर ऐसी परंपराओं की छटनी भी करनी होगी, क्योंकि हमारी परंपराओं में खराब चीजें भी हो सकती है। ये भी अपने आप में एक अहम वाली बात है कि मैं कहूँ कि हमारी आदिवासी परंपरा में कुछ खराब नहीं है। बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है। हमने बहुत सारे आदिवासी समुदायों में डायन प्रथा है, वहां पे महिलाओं को डायन बना करके पीटा जाता है, मार दिया जाता है, डायन बता करके कि डायन है ये। अपने यहाँ भी जैसे आपने गांव में देखा होगा कि इसको देखो भूतनी लग गई है, इसको एक चुड़ैल लग गई है, ये कह करके कोई मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहा है, कोई कहीं और ले जा रहा है, उनका इलाज नहीं कराते। किसी को शिजोफ्रेनिया हो सकता है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इलाज कराइए। कोई मानसिक विकार हो सकता है, लेकिन हम लोग किस रास्ते पे चलते हैं? हमारे जो विकार हैं, हमें उन्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा और आत्मालोचन के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इस तरह के कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों में मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि ये भाषणबाजी के साथ साथ में अगर ऐसा हो, क्विज जैसा हो, एक डिस्कशन फोरम इसको हम बनाएं। ऐसा लगता है कि मंच पे जो लोग बैठ गए वो बहुत श्रेष्ठ है, वो बहुत बड़े ज्ञाता है, बाकी लोग ज्ञाता नहीं है। ऐसा नहीं है। हम एक राउंड टेबल जैसा करें, उस राउंड टेबल में हम समाज के मुद्दों पर डिस्कशन करें, और फिर जैसे हमारे ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं उन सवालों पर डिस्कशन करें। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं हमारे समाज के, उनके बच्चों के पास में, जो कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुलनात्मक रूप में ज्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं,
लेकिन उनके पास में कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं है। वो अगर आरक्षण पे बात करेंगे, सामाजिक न्याय पे बात करेंगे, संविधान सभा पे बात करें, हम हमारी परंपराओं और संस्कृति पे बात करें, उनको कुछ नहीं आता। वो दूसरों के तर्कों से 2 मिनट में सहमत हो जाते हैं, जो सवर्ण जो तर्क देते हैं उनसे सहमत हो जाते हैं। इसलिए हमें इस तरह के आयोजनों को अगर संभव हो, आप एक सालाना वार्षिक मिलन समारोह भी रख सकते हैं, लेकिन एक गोलमेज सम्मेलन, एक राउंड टेबल भी आपको करना चाहिए जिसमें कि हर व्यक्ति बराबर है, क्योंकि आदिवासी की पहचान तो ये कि हम बराबर हैं। मान लीजिए किसी के पास, आपके पास एक अच्छा विचार है, आप बताएं, और जैसे लोग सवाल उठाते हैं हमारे को, मान लीजिए मीना वाला सवाल है, तो इसमें हमारे हर किसी के अंदर एक स्पष्टता होनी चाहिए। तो चाहे वो अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, वो स्त्री है या पुरुष है, हर किसी के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए ताकि हम दूसरों को जवाब दे सके। फिर कुछ लोग कहेंगे आपके अंदर तो मेरिट नहीं है, तो अब हमारे लोग कई इस झांसे में आ जाते हैं कि हाँ, कोई कह देगा कि देखो 0 नंबर पे इनका सिलेक्शन होता है। अरे भाई, किस सेक्टर में हो रहा है 0 नंबर पर सिलेक्शन? मैं तो नहीं जानता किसी 0 नंबर वाले सिलेक्शन को। मैं भी बहुत सारे रिजल्ट्स देखता हूँ, मेरे परिचय में भी ढेरों लोग हैं। बल्कि राजस्थान में और कई जगहों पर तो रिजर्वेशन की प्रक्रिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं कि अनरिजर्व सीट को अपर कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। जो अनरिजर्व सीट है तो कई बार एसटी की, कई बार ओबीसी की मेरिट अनरिजर्व से ऊपर चली जा रही है, जबकि वो कभी अनरिजर्व से ऊपर नहीं हो सकती। अनरिजर्व अभी भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक टिप्पणी आई है कि अनरिजर्व मतलब सबके लिए खुला हुआ। उस बात को हमको राजस्थान में लागू करना है। जैसे आप यूपीएससी की मेरिट लिस्ट देखते हैं और अनरिजर्व में आपको कई सारे मीना भी दिखाई देते हैं, दूसरे समुदायों के एससी के लोग दिखाई देते हैं। ये एक आइडियल प्रोसेस है, आरक्षण का मतलब ये है। लेकिन हमारे समाज के लोग इस झांसे में आ जाते हैं कि कोई मेरिट ही नहीं है हमारे अंदर। भाई, हम आपके बराबर या कई बार आपसे अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, और हम जिस बिंदु पे खड़े हैं, जहां से हम आए हैं, जिन स्कूलों में हम पढ़े हैं, और संविधान सभा की बहसों में जो बातें कही गई है, उन बातों को हम एक राउंड टेबल के माध्यम से, चाहे वो क्लोज सर्कल हो सकता है, उसमें आप 100 लोगों को ना बुलाना चाहें, कम लोगों को हिस्से में बांट दीजिए कि भाई 25-25 लोग रहेंगे और आपस में सब लोग अपने विचार विमर्श रखेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे तो हम सब सीख जाएंगे। आपको भी हिस्सेदारी करनी चाहिए, आपको भी दूसरे लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। हमारे समाज के ऊपर जो सवाल उठते हैं, आदिवासियों के ऊपर जो सवाल उठते हैं, दलितों आदिवासियों के ऊपर जो सवाल उठते हैं, उनके जवाब हम कैसे दे पाएंगे? हमको इक्विप्ड होना पड़ेगा, हमको तर्कों से लैस होना होगा, हमारे पास तथ्य होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि रवीश कुमार जैसे बड़े एंकर, उन्होंने अपने ब्लॉग से आज तक ये बात नहीं हटाई है। मैं भी उनको पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। वो अपने ब्लॉग पे गुर्जर आंदोलन के समय लिखते हैं कि ये, जैसे हम बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांति है कि भील और मीना के बीच में कॉमा लग गया इसलिए मीनाओं को रिजर्वेशन मिल गया। ये सच नहीं है, ये एक भ्रांति है। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको जो हमारे जयपुर की जो समिति थी जिसने प्रतिवेदन दिया लोकसभा अध्यक्ष के पास में, पहली सूची में मीना शामिल नहीं थे, वो 1956 में शामिल हुए, बाद में प्रतिवेदन दिया, समितियां मिली, लोकसभा अध्यक्ष से मिले, दूसरे सदस्यों से मिले, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उसके बाद में शामिल किया गया। पुराने रिकॉर्ड्स दिखाए गए, जनगणना के आंकड़े हैं, गजेटियर्स हैं, फिर जो कर्नल टॉड का इतिहास है, वो सारे साक्ष्य हमको पता होने चाहिए। नहीं, अगर कोई आपसे दूसरे समाज का व्यक्ति और इतना बड़ा पत्रकार कह देगा तो आप 100% मान लेंगे कि हाँ, कॉमा लगने के। हमारे संविधान में कोई क्या बेवकूफ लोग बैठे हुए थे कि वो कॉमा लगा दिए और कॉमा लगने से दूसरे कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल गया? एक एक कम्युनिटी की प्रॉपर जनगणना हुई, एक एक कम्युनिटी का पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा निकाला गया है। 1871 में इसको क्या कहा गया, 1891 में क्या कहा गया, और 1931 की जनगणना में कौन किस स्थिति में था, वो सारे डेटा के आधार पर लिस्टिंग हुई है। किसी कॉमा या किसी गलतफहमी से ये सब कुछ नहीं हुआ। हमारा एक इतिहास है। फिर कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई आप तो कहते हो, कई लोग मीना खुद को राजपूत बताते हैं, कई जगहों पे राजपूत बताते हैं, और या कहते हैं हम तो ऊंची जाति है, हम तो ठाकुर हैं और हम तो हमारा राज रहा है। तो अब एक आपके किसी बच्चे के दिमाग में सवाल आ सकता है, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि जिनका राज रहा है फिर उनको रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? वो तो अगड़े हुए, वो पिछड़े कैसे हुए? तो जो रिजर्वेशन है, पहली बात तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए है, वो गरीबी हटाने के लिए नहीं है, वो हमारे प्रतिनिधित्व के लिए, तमाम समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में, संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए है। दूसरी बात जो राज वाली बात है, तो राज वो कबीलों के राज रहे हैं, वो दुनिया भर के सभी आदिवासियों के अपने अपने कबीले अपने अपने इलाकों में राज रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई दूसरों को उत्पीड़ित किया है, कोई उत्पीड़न का इतिहास, किसी पे आक्रमण किया हो, किसी से लड़ाई है उस तरह से की हो जैसे कि दूसरे समुदायों के राज रहे, वैसा राज नहीं होता आदिवासियों का। आदिवासियों का कबीलों का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत हमारा राज रहा है। और चूंकि ये जो आरक्षण है, क्योंकि ये क्रीमी लेयर का जब सवाल आता है, SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर सरकार काफी सजग है। बहुत सारे दूसरे समुदायों के लोग चाहते हैं कि जल्दी से क्रीमी लेयर आ जाए। वो इसकी मूल वजह तो ये है कि नौकरियां कम है। अब नौकरियां कम होने पर लोगों को लगता है कि ये SC/ST वाले सारी नौकरी ले गए, इसलिए हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली। फिर SC/ST के भीतर भी लगता है कि मीणा ले गए या चमार ले गए सारी नौकरियां, इसलिए हमारे बच्चों को नहीं मिलती। फिर मीणाओं के अंदर भी यह है कि ये अफसरों के बच्चे सारी नौकरियां ले गए, इसलिए हमारे बच्चों को नहीं मिलती। जबकि ये सारी चीजों के जड़ में एक बात है कि नौकरियां कम है, तो हम सरकार से मांग करें कि नौकरियां अधिक हैं। दूसरा जो आरक्षण है, मैंने कहा कि वो गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, नरेगा नहीं है। वो नरेगा अलग चीज है और रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो अलग चीज है। इसलिए वहां पे लिखा भी गया, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 16(4) में लिखा गया है कि भाई वो आर्टिकल 16 है वो समानता का अधिकार देता है, लेकिन साथ में वो 16(4) में लिखता है कि ये समानता का अधिकार इस बात से बाधित नहीं होता कि अगर किसी समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको अगर हम प्रतिनिधित्व देते हैं तो इससे समानता का अधिकार बाधित नहीं होता। क्योंकि जो यूथ फॉर इक्वलिटी एक संगठन बना या ये समता संघर्ष समिति जो है, ये लोग कहते हैं हम तो समता के लिए लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ रहे हैं। समानता का वो एक मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। जो यूथ फॉर इक्वलिटी के लोग बोलते थे कि आरक्षण समानता को खत्म करता है, एक ऊंच नीच पैदा करता है जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर। जबकि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सुनिश्चित रखें। तो मित्रों, इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाने से क्या होगा, EWS से क्या होगा, EWS रिजर्वेशन से ये जो बैकडोर से एंट्री हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे आजकल रखे जा रहे हैं लोग, उनसे क्या होगा। जो सिविल सर्विसेज को भी बाईपास करके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे भी डायरेक्ट भर्तियां हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इस सब पे हमको राउंड टेबल करने होंगे, हमको आपस में एक सर्कल बना करके बैठना होगा, बात करनी होगी, तभी हम तथ्यों से और तर्कों से लैस हो पाएंगे, तभी हम एक स्पष्ट समझदारी विकसित कर पाएंगे ताकि किसी तरह के भ्रम का निर्माण ना हो। कोटपुतली मैंने ये भी कहा, पीछे मीन भगवान की मूर्ति लगी हुई थी। मैंने कहा कि भाई देखिए ये 10 साल पहले तो चल जाता, क्योंकि 10 साल पहले हम एक ट्रांजिशन फेज में थे, हम एक संक्रमण के दौर में थे, चीजों को सीख रहे थे। लेकिन अब वक्त आगे बढ़ चुका है। आज सोशल मीडिया पे मैं ये बात कह रहा हूँ तो ढेर सारे लोगों को पता चल रही है, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के जागरूक लोग इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है, इसलिए हमें उससे आगे बढ़ना होगा। अब हम बिरसा मुंडा को स्थापित करें तो हमको जयपाल सिंह को भी जानना चाहिए, हमें कप्तान छुट्टन लाल के बारे में भी जानना चाहिए, हमें भैरू काला बादल के बारे में भी जानना चाहिए, हमें हमारे समाज के जो भी अगवा रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, समाज के लिए अपना जीवन बलिदान किया है, उन सब के बारे में जानना चाहिए। लेकिन कैसे जानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे धारणा है कि अब नौकरी लग गई, पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर तो किताब लेके बैठ जाएगा तो उससे यही कहेंगे कि अब क्यों पढ़ रहे हो, अब तो नौकरी लगी। मैं तो टीचिंग के पेशे में मुझसे लोग कह देते हैं कि भाई कितना पढ़ोगे, और तो ये पढ़ाई के साथ में हमारा जो नौकरी से रिश्ता जोड़ दिया है हमने कि नौकरी है तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, आजीवन पढ़ने की जरूरत है, और सिर्फ प्रोफेसर्स को नहीं, हर किसी को पढ़ना चाहिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने आप को जागरूक रखने के लिए। अगर हम जागरूक रखेंगे खुद को तो निश्चित तौर पर हम इस देश के आदिवासियों के साथ भी एक संवाद स्थापित कर पाएंगे। 500 से ज्यादा समुदाय, 500 से ज्यादा संस्कृतियां हैं हमारी। अगर हम पूरा जीवन उसको समझने में खर्च कर दे तो बहुत कम है, उनमें से एक संस्कृति को, 2 संस्कृति को हम समझ पाएंगे, 1-2 भाषाओं को हम समझ पाएंगे। हमारे पास में बहुत, मैं सोचता हूँ हमेशा कि अगर 100 साल भी जीवन हुआ तो कम है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने समुदाय है, इतनी किताबें हैं, उनके लिए काम करने के लिए बहुत कम समय है।
तो मित्रों, जो इस धारणा को अपने दिमाग से निकालें कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए होती है, आप पढ़ें। हरिराम जी की बड़ी अच्छी किताब आई है, हरिराम जी की पहले भी कई किताबें आ चुकी है, लेकिन आज एक किताब उन्होंने मुझे दी, यहीं से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी है, और मेरे ख्याल से सस्ती होगी क्योंकि सरकारी सहायता से छपी है, तो मैंने कीमत तो नहीं देखी। ऐसी किताबों को आप ढूंढिए, पढ़िए। हम लोग भी एक पत्रिका निकाल रहे थे आजकल कुछ दिनों से, डिस्कंटिन्यू, आदिवासी साहित्य नाम से। तो हम अपने इतिहास को, अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को समझें, उसको आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अगर ये मानते हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं, हम बेहतर जगहों पे पहुंच गए हैं, तो समाज के प्रति एक हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित करके आप एक तरह से पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप समाज को, जो समाज का ऋण हमारे ऊपर है, उस ऋण को एक ढंग से चुका रहे हैं। तो इसी तरह से हम हर किसी की एक जिम्मेदारी है, हम हर कोई एक समाज का सिपाही है, और हमारी जिम्मेदारी है उस समाज की रक्षा करने की, उसके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की। तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा, हमारा भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा, सुनहरा भविष्य हम बना पाएंगे, और हम इस देश के बेहतरीन नागरिक बन पाएंगे। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गंगा साय जी। मैं उस पल को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जिस पल में आपने न्यूली इंश्योरेंस को ज्वाइन नहीं किया। आप अगर